हमारा आज का विषय है अरस्तु। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं समझता हूँ कि अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में जान लेना चाहिए। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। और निधन होता है इनका 322 ईसा पूर्व में। निधन इनका हुआ था 322 ईसा पूर्व में। इनका जन्म जो है वो मकदोनिया में हुआ था। मकदोनिया में स्तगिरा प्रांत में इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अरस्तु का मकदोनिया के राज्य से संबंध था। राज्य से ये संबंध थे। संबंध कैसे थे? मकदोनिया राज्य से संबंध कैसे थे? इनके पिता थे निकोमाखस। पिता का नाम इनका था निकोमाखस। इनके पिता का नाम क्या था? निकोमाखस। और निकोमाखस से मकदोनिया के राजा, जो मकदोनिया का एक शासक हुआ था, सिकंदर महान। सिकंदर महान मकदोनिया का एक प्रसिद्ध शासक था। इनके दादा जो राजा थे मकदोनिया में, इनके दादा जो शासक थे उनका नाम था अमिनतास। अमिनतास द्वितीय के दरबार में ये चिकित्सक थे। अब जब अमिनतास द्वितीय के दरबार में अरस्तु के पिता निकोमाखस शासक थे, तो राजकाज से संबंधित या राजकीय कार्यों से संबंधित, राज्य के कार्यों से संबंधित बातों से ये पहले से जानकार थे। और फिर ये जो इनके पिता थे निकोमाखस, ये वहाँ चिकित्सक थे। तो राज्य कार्यों से परिचित होने के साथ साथ ये चिकित्सा विद्या के भी जानकार हुए। अब क्या हुआ कि ये जब 367 ईसा पूर्व में इनकी उम्र थी 17 वर्ष। 367 ईसा पूर्व में इनकी उम्र थी 17 वर्ष। तो 367 ईसा पूर्व में ये 17 वर्ष की अवस्था में प्लेटो ने एक अकादमी स्थापित की थी। उसका नाम था अकादमिया। और अकादमिया में 17 वर्ष की अवस्था में ये प्लेटो के पास पढ़ने गए। तो जब प्लेटो के पास पढ़ने गए तो प्लेटो ने इनकी बुद्धि और इनकी प्रतिभा को देखकर एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मेरी अकादमी के दो भाग हैं। मेरी अकादमी के दो भाग हैं। ये किसने कहा? मेरी अकादमी के दो भाग हैं। एक मस्तिष्क है, एक मस्तिष्क, और एक तो मस्तिष्क है और दूसरा शरीर। मेरी अकादमी के दो भाग हैं, एक मस्तिष्क और दूसरा शरीर। मस्तिष्क अरस्तु है और शेष जो शिष्य हैं शेष शिष्य
शरीर हैं। खुद प्लेटो ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ये कहा, क्या कहा, मेरी अकादमी के दो भाग हैं, एक मस्तिष्क है और दूसरा शरीर है। मस्तिष्क अकेला अरस्तु है और शेष जो शिष्य हैं वो सारे शरीर हैं। इतने ये प्रतिभा, अरस्तु की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए और इस प्रतिभा से प्रभावित होने के बाद में इनको लगा कि, अरस्तु को लगा कि जब प्लेटो की मृत्यु होगी तो उस अकादमिया नाम की अकादमी की जो गद्दी है, मुख्य आचार्य की जो गद्दी है, वो इन्हीं को मिलेगी। तो इनको ऐसा विश्वास था, इनका निधन है 300, इनको ऐसा विश्वास था कि जब प्लेटो की मृत्यु हो जाएगी तो अकादमिया की जो मुख्य आचार्य की गद्दी है वो अरस्तु को ही मिलेगी, ऐसा ही मानते थे। लेकिन जब 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई, 347 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई, तो अरस्तु को मुख्य आचार्य की गद्दी नहीं दी गई और दूसरे व्यक्ति को दे दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि प्लेटो के भतीजे को दे दी गई, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इनको गद्दी नहीं मिली, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गई और वो इसलिए मिल गई कि इनको एथेंस का निवासी नहीं थे, इसलिए नहीं मिली। ये कहा कि आप ये मकदूनिया के निवासी हैं, इसलिए इनको ये गद्दी नहीं दी जाएगी। इससे अरस्तु बड़े दुखी हुए कि प्रतिभाशाली व्यक्ति को गद्दी नहीं दी गई। इस दृष्टिकोण को सोच करके, इस बात को सोच करके ये बड़े दुखी हुए और इन्होंने इस अकादमिया को छोड़ दिया और ये वहाँ से वापस मकदूनिया चले गए। संयोगवश उसी समय, संयोगवश इनका एक शिष्य था हर्मियास, सॉरी इसका सहपाठी था हर्मियास, इनका एक सहपाठी था हर्मियास। तो हर्मियास इनका जो शिष्य था हर्मियास, वो संयोगवश से उसी समय एशिया माइनर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? एशिया माइनर, एशिया माइनर का शासक बना। तो जो ही वह एशिया माइनर का शासक बना तो इस हर्मियास ने अरस्तु को अपने राज्य में बुला लिया और इनको राजकीय कार्यों के सिद्धांत समझने का कार्य दे दिया गया। राजकीय कार्यों के सिद्धांत समझाने के लिए इनको एक पद दे दिया गया कि आप एशिया माइनर के राजा मैं स्वयं हूँ। हर्मियास ने कहा कि मैं स्वयं राजा हूँ और मुझे राजकीय कार्यों की समझ के लिए आप कुछ सिद्धांत समझाएं, और उन सिद्धांतों को समझाने के लिए इनको हर्मियास ने अपने राज्य में बुला लिया। 344 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ? 344 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ कि ईरान ने एशिया माइनर पर आक्रमण किया। एशिया माइनर पर आक्रमण किया तो उसमें हर्मियास मारा गया, और हर्मियास मारा गया तो इनके साथ में ऐसा हुआ कि अरस्तु फिर से वापस वहाँ से चले गए। अब हर्मियास ने जब इनसे क्या किया कि जब इनके राजकीय कार्यों के सिद्धांत समझने के लिए जब इनको बुलाया गया तो इनको अपनी दत्तक पुत्री, हर्मियास ने अपनी दत्तक पुत्री विथिलास, दत्तक पुत्री का नाम था विथिलास, कई जगह विथियास भी आता है, विथियास भी आता है, विथियास या विथिलास से इनका विवाह कर दिया। किसने? हर्मियास ने अपनी दत्तक पुत्री विथिलास या विथियास का
विवाह कर दिया और दहेज में बहुत सारा धन दिया। उस दहेज में प्राप्त धन से इन्होंने अनुसंधान कार्य किए और उसमें पूरा दहेज में प्राप्त धन है वो खर्च कर दिया। तो विथिलास से इनका विवाह एशिया माइनर में हुआ था और हर्मियास ने किया था। अब 344 ईसा पूर्व के आसपास ईरान ने एशिया माइनर पर आक्रमण किया। अब जब आक्रमण किया तो उसमें हर्मियास हार गया और हर्मियास मारा गया। तो इन्होंने एशिया माइनर को भी छोड़ दिया और ये वापस वहाँ से आ गए मकदूनिया में। वापस कहाँ आए? 343 ईसा पूर्व के आसपास मकदूनिया लौट आए। 343 ईसा पूर्व के आसपास ये वापस मकदूनिया लौट गए। अब वहाँ आने के बाद में क्या हुआ कि उस समय मकदूनिया का शासक अमीनतास द्वितीय का पुत्र था फिलिप। 343 ईसा पूर्व के आसपास अमीनतास द्वितीय का पुत्र फिलिप मकदूनिया का शासक था। तो फिलिप ने क्या किया? फिलिप उस समय मकदूनिया का शासक था। फिलिप मकदूनिया का शासक कब था? 343 ईसा पूर्व के आसपास मकदूनिया का शासक था फिलिप। तो फिलिप ने क्या किया? अरस्तु को बुलाया और अपने पुत्र सिकंदर महान को शिक्षा देने के लिए अरस्तु को फिलिप ने अपने राज्य में बुलाया और इनको अपने पुत्र सिकंदर महान को शिक्षा, बाद में सिकंदर महान नाम से शासक बना था, उस सिकंदर को शिक्षा देने के लिए इनको आचार्य नियुक्त कर दिया और इनको बहुत सारा धन, शोध कार्यों के लिए बहुत सारा धन दिया। बहुत सारा धन इनको दिया। किस लिए दिया? शोध कार्यों में खर्च करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए इनको बहुत सारा धन किसने दिया? फिलिप ने दिया। जब फिलिप की भी मृत्यु हो गई तो सिकंदर महान मकदूनिया का राजा बना। अब मकदूनिया का जब वो राजा बना तो उसने क्या किया? विश्व विजय के अभियानों में लग गया। विश्व विजय के अभियानों में लग गया। कौन लग गया? सिकंदर महान नाम से यह सिकंदर विश्व विजय के अभियानों में जब लग गया तो वहाँ का मकदूनिया का जो छल छिद्र पूर्ण वातावरण है वह इनको छल छिद्र पूर्ण वातावरण अरस्तु को पसंद नहीं आया। वहाँ का मतलब सिकंदर के राज्य का छल छिद्रपूर्ण वातावरण है, वहाँ विश्व विजय करने के लिए किस प्रकार छल कपटों का वो सहारा लेने लगा। इस प्रकार की बातें जब इसने सुनी तो इसको ये वातावरण पसंद नहीं आया और इसने मकदूनिया को छोड़ दिया। उसके बाद में वहाँ से चल पड़ा और चल करके ये एथेंस के पास में ही एक दूसरा नगर है अपोलो नगर में आ गए। अपोलो में आकर इन्होंने एक अकादमी स्थापित की। उसका नाम था लाइसियम। अकादमी का क्या नाम था? लाइसियम। लाइसियम नाम की अकादमी इन्होंने स्थापित की। इस लाइसियम अकादमी में स्वयं भी अकादमी में भाषण देते थे और इन्होंने लगभग 400 के आसपास ग्रंथ लिखे। 400 के लगभग ग्रंथ रचना की।
लगभग 400 ग्रंथ लिखे, लेकिन उनमें से अधिकांश अब अनुपलब्ध हैं। अब 400 ग्रंथों में से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण हैं, जो काव्य या साहित्य से संबंधित हैं, वो इनके 2 ग्रंथ ऐसे आते हैं जो काव्य या साहित्य से संबंधित हैं। इनकी रचनाएं लगभग 400 हैं। और साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं, साहित्य के सिद्धांतों को समझाने के लिए जो इनकी रचनाएं हैं, उनको इन्होंने 2 पुस्तकों में समझाया है। पहली तो है पेरिपोइटिकेस। पहली जो रचना है वो तो है पेरिपोइटिकेस, और दूसरी है रिटोरिकेस। अब ये 2 रचनाएं इनकी काव्य या साहित्य से संबंधित आती हैं। ये जो रचना है ये अलंकार शास्त्र और भाषण शास्त्र से संबंधित है। अलंकार शास्त्र और भाषण शास्त्र से संबंधित है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि अलंकार और भाषण शास्त्र से संबंधित है और इसके नियम परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसको इन्होंने विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा। विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा। जो रिटोरिकेस या हेटोरीज कहते हैं इसको इन्होंने विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इनका सिद्धांत जो है वे बदलते रहते हैं, तो इसको ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। अब दूसरी जो इनकी ये जो रचना है, इस रचना के बारे में ये है कि इन्होंने इस रचना में खूब सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो हमारे साहित्य से संबंधित हैं। बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं कि जो इसमें इन्होंने समझाए हैं। जैसे समझाने के लिए इन्होंने पेरिपोइटिकेस जो रचना है इसको ऑन पोइटिक्स भी कहते हैं। ऑन पोइटिक्स भी कहते हैं और पोएटिक्स भी कहते हैं। इसका जो प्रचलित नाम है वो है पोएटिकेस। इन्होंने पेरिपोइटिकेस कहा है, ऑन पोइटिक्स भी इसका अंग्रेजी में नाम है और प्रचलित नाम इनका पेरिपोइटिकेस भी है। अब पेरिपोइटिकेस की सबसे पुरानी रचना जो मिलती है, सबसे पुरानी रचना जो उपलब्ध होती है वो 1000 ईस्वी के आसपास की मिलती है। पेरिपोइटिकेस की सबसे पुरानी जो पुस्तक की आकार में जो रचना मिलती है वो 1000 ईस्वी के आसपास की मिलती है। 1498 ईस्वी में एक वाल्ला नाम के विद्वान थे। वाल्ला नाम के विद्वान ने इस पेरिपोइटिकेस का लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1498 में वाल्ला नामक विद्वान ने इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1780 ईस्वी में टी विंसचेली नाम के विद्वान थे। टी विंसचेली ने इसका इसकी अंग्रेजी में व्याख्या प्रकाशित कराई। अंग्रेजी में व्याख्या प्रकाशित कराई टी विंसचेली ने
1798 में, टी विंसेंटेली ने 1798 में इसकी अंग्रेजी में व्याख्या प्रकाशित कराई और 1498 में वाला नामक विद्वान ने इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1000 ईस्वी के आसपास की इसकी सबसे पुरानी रचना मिलती है और इसका रचना काल जो है, रचना काल इसका माना जाता है 330 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व इसका रचना काल माना जाता है। उसके बाद में एक रचना इनकी और आती है, वो है वसीयतनामा। वसीयतनामा इन्होंने लगभग 322 ईस्वी 323 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखी थी और 323 के बाद में 322 में इनकी मृत्यु हो ही गई थी। तीन सौ 22 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इस वसीयतनामा में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो वसीयतनामा लिखा उसको विश्व के इतिहास का दास मुक्ति का सबसे बड़ा घोषणा पत्र माना जाता है। इसमें इन्होंने अपने जो भी दास थे उन सबको भी मुक्त कर दिया गया था, ऐसा भी कहा गया है। और ये जो है पेरी पोएटिकेस, इसका रचना काल है 330 ईसा पूर्व। सबसे पुरानी जो इसका पुस्तकाकार रूप में इसकी रचना मिलती है वो 1000 ईस्वी के आसपास की मिलती है और वाला नामक विद्वान ने 1498 में इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1780 ईस्वी में टी विंसेंटेली नाम के विद्वान ने इसका अंग्रेजी में व्याख्या प्रस्तुत की। ये तो थी इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ। इसके बाद में इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु पर भी हम बात कर लेते हैं। इसकी तथ्यात्मक जानकारियाँ 1000 ईस्वी के आसपास की इसकी सबसे पुरानी रचना मिलती है। 1498 ईस्वी में वाला नामक विद्वान ने इसका लैटिन भाषा में अनुवाद किया। 1780 ईस्वी में टी विंसेंटेली ने इसकी अंग्रेजी व्याख्या प्रस्तुत करवाई। 330 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना मानी जाती है। 323 ईस्वी के आसपास अरस्तु ने वसीयतनामा लिखा जो दास मुक्ति घोषणा का सबसे बड़ा घोषणा पत्र माना जाता है और 322 ईसा पूर्व में उनकी अपोलो नगर में ही मृत्यु हो गई थी। अब लेते हैं इसमें तथ्य क्या है। पोएटिक्स इसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। पहले भाग में इन्होंने नाटक, जिसको त्रासदी कहा है, नाटक और महाकाव्य, इसके ऊपर लिखा है। और दूसरे भाग में इन्होंने लिखा है कामदी के ऊपर, दूसरी पर कॉमेडी या कामदी के ऊपर लिखा है। पहले भाग में त्रासदी और महाकाव्य है और दूसरे भाग में कॉमेडी या कामदी है। इसमें कुल 50 पृष्ठ है। ये रचना जो है ये 50 पृष्ठ की रचना है, 26 अध्याय वाली रचना है। इसमें कुल 26 अध्याय हैं और 50 पृष्ठ हैं। अब एक बात ये है, यहाँ ये कहा जाता है कि इसका 2/3 भाग 2/3 भाग नष्ट हो गया है। ऐसा कहते हैं कि इसका 2/3 भाग नष्ट हो गया। इसमें कुल 50 तो पृष्ठ हैं और 26 अध्याय हैं।
तो ये जो कामदी वाला भाग है ये इसमें अनुपलब्ध है। इसके कुछ बाद में कुछ लेख मिलते हैं, कुछ टिप्पणियां अन्य विद्वानों के द्वारा की गई हैं, उसके आधार पर ही कामदी का निरूपण किया गया है। लेकिन त्रासदी और महाकाव्य का जो भाग है वो इसमें है। तो ऐसा कहा गया है कि इसका 2/3 भाग तो नहीं मिलता है। 50 पृष्ठों की इस रचना में केवल 50 पृष्ठों की इस रचना में त्रासदी और महाकाव्य पर ही इनका ज़्यादा विवरण है। अब पोएटिक्स में इन्होंने 2 भाग बताए। पहला भाग तो त्रासदी और महाकाव्य, और दूसरा भाग बताया कामदी। ये 2 इसके भाग हैं। कुल इसमें पृष्ठ हैं 50। कुल पृष्ठ कितने हैं? 50। और अध्याय कितने हैं? अध्यायों की संख्या है 26। ये भी कहा जाता है कि इसमें अध्याय संख्या 12 और 20 ये दोनों बाद में जोड़े गए बताए गए हैं। कोई विद्वान कहते हैं कि 12 नंबर अध्याय और 20 नंबर अध्याय बाद में जोड़े गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब हम लेते हैं इनका अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत लेने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि अनुकरण है क्या। अनुकरण क्या है? यूनानी साहित्य में ऐसा माना गया था कि काव्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, काव्य और कला दोनों अनुकरण के प्रकार हैं। ये प्राचीन काल से चली आती हुई बात है। प्लेटो के समय में भी ऐसा प्रचलित था और सुकरात के समय में प्रचलित था। तो न तो अनुकरण शब्द की परिभाषा प्लेटो ने दी है और न सुकरात उसने अरस्तु ने दी है, न सुकरात ने भी नहीं दी है। इसलिए नहीं दी है कि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और यूनानी साहित्य का ये एक महत्वपूर्ण विषय है। उसमें ये कहा गया है कि काव्य और कला दोनों अनुकरण हैं। तो इसको सामान्य और इसका अर्थ स्वयं सिद्ध मानते हुए इसकी व्याख्या किसी ने भी प्रस्तुत नहीं की है। बस ऐसा माना है कि काव्य और कला दोनों अनुकरण के ही परिणाम है। इसके आधार पर प्लेटो से पूर्व अनुकरण का अर्थ माना जाता था। प्लेटो से पूर्व अनुकरण क्या था? सुकरात और होमर। सुकरात और होमर का अनुकरण। प्लेटो से पूर्व क्या माना जाता था? सुकरात और होमर का अनुकरण। यही अनुकरण का अर्थ है। अरस्तु के समय भी ऐसा माना जाता था। प्लेटो, सुकरात, होमर इनका अनुकरण ही अनुकरण है, ऐसा माना गया था। अब अनुकरण के लिए एक शब्द आता है मीमेसिस। यूनानी साहित्य में एक शब्द आता है मीमेसिस। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया इमिटेशन। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया इमिटेशन और हिंदी में इसका समानार्थी शब्द प्रचलित है। हिंदी में हो गया अनुकरण। हिंदी में हो गया अनुकरण।
यूनानी साहित्य में अनुकरण शब्द के लिए एक शब्द है मिमेसिस, ये है यूनान में, यूनानी भाषा में। अंग्रेजी में है इसका अर्थ इमिटेशन और हिंदी में इसको कहा गया है अनुकरण। तो अनुकरण शब्द है यूनानी भाषा में मिमेसिस शब्द है और अंग्रेजी में इमिटेशन है। अब इस अनुकरण के लिए प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने ये कहा कि यह सिर्फ अनुकरण है, सिर्फ अनुकरण है, यानी ये मानते थे कि ईश्वर द्वारा जो निर्मित है, ईश्वर द्वारा जो मूल आदर्श बनाए गए हैं उनकी एक वास्तविक सत्ता है। मूल आदर्शों का अनुकरण ही सच्चा अनुकरण मानते थे। मूल आदर्शों का अनुकरण ही सच्चा मूल आदर्शों का अनुकरण ही सच्चा अनुकरण है, ये प्लेटो कहता है। प्लेटो कहता है मूल आदर्शों का अनुकरण ही सच्चा अनुकरण है और इनका अनुकरण जो किया जाता है वह वस्तु जगत के द्वारा किया जाता है जो अपने आप में अपूर्ण है। और वस्तु जगत का जो अनुकरण किया जा रहा है काव्य या कला में वह सिर्फ आभास मात्र है, आभास मात्र है। ये क्या है? कला जगत है। कला जगत को ये अनुकरण का सिर्फ आभास मात्र मानते हैं। तो इनका ये कहना था कि मूल आदर्शों की अपनी एक वास्तविक सत्ता है। किसकी? प्लेटो का ये कहना था। प्लेटो ने अनुकरण को किस प्रकार से सिद्ध किया, किस प्रकार से समझाया, किस प्रकार बताया? प्लेटो ने ये कहा कि मूलादर्शों की वास्तविक सत्ता है, मूलादर्शों की वास्तविक सत्ता है, वास्तविक सत्ता है, मूलादर्शों की वास्तविक सत्ता है। और इनका मूलादर्शों का एक अपना संसार है जिसे सूक्ष्म जगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जगत। इसको प्रत्यय जगत भी कहा है इन्होंने, प्रत्यय जगत, इसको इन्होंने प्रत्यय जगत भी कहा है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि ये संसार है, यह है इस सूक्ष्म जगत का पूर्ण अनुकरण है। संसार इससे का अपूर्ण अनुकरण है, जिसको इन्होंने अपूर्ण अनुकरण किसको कहा? वस्तु जगत को कह दिया, वस्तु जगत को इन्होंने अपूर्ण अनुकरण कहा। और तीसरा जो कहा है आभास, आभास मात्र, ये इन्होंने कहा है कला जगत को। तो इन्होंने ये कहा ये जो वास्तविक जगत है, सूक्ष्म जगत है या प्रत्यय जगत है, ये मूलादर्श है, इनकी वास्तविक सत्ता है और इनको ईश्वर ने निर्मित किया है। उन सूक्ष्म जगत के प्रत्ययों को लेकर ही इस वस्तु जगत का यानी इस अपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है। और इस अपूर्ण संसार को देखकर कवि या कलाकार है वह अपनी कला या कविता की रचना करता है। इसलिए ये सिर्फ आभास मात्र है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई इसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि इस आभास मात्र कला को त्याग देना चाहिए। तो ये तो इनका था अनुकरण के बारे में कहना। अब इन्होंने अनुकरण दो प्रकार का बताया था। पहला तो एक जगह इन्होंने ये भी कहा है कि कला जो है वह कला सस्ती नकल है, सस्ती नकल है। ये प्लेटो का कथन है, कला सस्ती नकल है, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन कई जगह ये कला को सस्ती नकल मान लेते हैं और कई जगह उसको अनुकरण का एक रोचक उदाहरण भी मान लेते हैं। तो कला ये सस्ती नकल है, एक तो इन्होंने ये कह दिया। दूसरा इनका ये भी कहना था कि कला सस्ती नकल होने के साथ साथ आभास मात्र है, इसलिए उससे ज्ञान का कोई प्रसार नहीं हो सकता, उसको ज्ञान का कोई
उपादान नहीं माना जा सकता। जैसे एक विद्वान हुए थे एनिसाक्रेटिस, इन्होंने ये कहा कि कविता की ध्वनियाँ जीवन की नकल है। जैसे साक्रेटिस या एनिसाक्रेटिस ने कहा कविता की ध्वनियाँ जीवन की नकल हैं और कविता की गतियाँ जीवन की नकल हैं। कविता की ध्वनियाँ जीवन की नकल है। और कविता की गतियाँ जीवन की गतियों की नकल है। कविता की गतियाँ जीवन की गतियों की नकल है। ये किसने कहा? एनिसाक्रेटिस ने कहा। एनिसाक्रेटिस या साक्रेटिस कह दो। एनिसाक्रेटिस ने कहा कविता की ध्वनियाँ जीवन की नकल हैं और कविता की गतियाँ हैं वो जीवन की गतियों की नकल है। जीवन की गतियों की नकल है, ये इन्होंने कह दिया। कविता की गतियाँ जीवन की गतियों की नकल है। अब अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु से पहले प्लेटो ने एक बात और भी कही थी। वो ये कही थी कि अनुकरण, इन्होंने तो अरस्तु ने तो क्या कहा? अनुकरण 3 प्रकार का बताया। प्लेटो का अनुकरण कौन कौन सा था? पहला तो ये था सूक्ष्म जगत या प्रत्यय जगत। वह ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सूक्ष्म जगत व वास्तविक जगत के बीच संबंधों का निरूपण। सूक्ष्म जगत व वास्तविक जगत के बीच संबंधों का निरूपण। और दूसरा इन्होंने कहा वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंधों की व्याख्या। ये 2 बात इन्होंने सूक्ष्म जगत और वास्तविक जगत के संबंधों का निरूपण और दूसरा वास्तविक जगत व कला जगत के बीच संबंधों की व्याख्या। तो अरस्तु ने तो अनुकरण के 3 प्रकार बताए और इन्होंने अनुकरण के 2 प्रकार बताए। अब अरस्तु ने कौन कौन से बताए? अरस्तु ने अनुकरण के बारे में क्या कहा है? प्लेटो के बारे में तो जो बातें थी वो सारी बता दी गई हैं। अब हम बताते हैं अरस्तु ने अनुकरण के बारे में क्या क्या कहा है। अरस्तु ने अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। अरस्तु ने अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? पहला तो वस्तुएं थी या हैं। वस्तुएं जैसी थी या हैं।
दूसरी बताया जैसी दिखाई देती है, जैसी वे दिखाई देती हैं। और तीसरा इन्होंने बताया जैसी होनी चाहिए। ये 3 प्रकार इन्होंने बताए, वस्तु जैसी थी या है, जैसी वे दिखाई देती हैं, और तीसरा जैसी वे होनी चाहिए। इसको इन्होंने प्रतीयमान रूप कहा है। इसको इन्होंने प्रतीयमान रूप कहा है। जैसी वे दिखाई देती है, इसको इन्होंने संभाव्य रूप कहा है। संभाव्य रूप। और जैसी वे होनी चाहिए, इसको इन्होंने आदर्श रूप कहा है। इसको इन्होंने आदर्श रूप कह दिया। तो पहले को तो इन्होंने कहा है प्रतीयमान रूप, और दूसरा का संभाव्य रूप, और तीसरे प्रकार की जैसी वे होनी चाहिए, इसका अनुकरण करना है आदर्श रूप। यानी इन्होंने ये कहा कि कविता लिखने के लिए कविता में कवि अनुकरण के इन प्रकारों में से, जो अनुकरण के 3 प्रकार हैं, इन 3 प्रकारों में से कवि किसी भी प्रकार को चुनने के लिए स्वतंत्र है। अनुकरण किसी भी प्रकार को चुनने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार को चुनने के लिए स्वतंत्र है। अब इन्होंने घड़े का उदाहरण दिया था यहाँ, और घड़े का उदाहरण देने से पहले इन्होंने ये कहा, घड़े का उदाहरण दिया तो इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से हम घड़े का उपयोग करते हैं तो उसके प्रयोजन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि घड़े का निर्माण जो है, घड़े का उदाहरण दिया इन्होंने, और ये कहा कि घड़ा निर्माण करने से पहले जिस प्रकार से घड़ा बनाने वाले को उसके प्रयोजन का ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा किसी भी कार्य को करने या काव्य या कला को सृजित करने के लिए उसके प्रयोजन का पूर्व में ध्यान होना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहला है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है जल भरना। इन्होंने घड़े का उदाहरण दिया, उसमें कहा घड़े का प्रयोजन है जल भरना। घड़े का प्रयोजन है जल भरना। दूसरा इन्होंने कहा उपादान कारण। दूसरा इन्होंने कहा अनुकरण के लिए घड़े का जब उदाहरण दिया तो प्रयोजन तो है घड़े में जल भरना। दूसरा उपादान कारण, जिसमें इन्होंने कहा उपादान कारण है कुम्हार या चाक। और तीसरा कह दिया निमित्त कारण मिट्टी। और अंत में उसे घड़ा तत्व से परिचित होना आवश्यक है। अंत में उसे घड़ा तत्व से परिचित होना आवश्यक है। यदि इन चारों कारणों का, चारों बातों का यदि अनुकरण करने वाले कलाकार को पता नहीं है तो वह सच्चा अनुकरण नहीं कर सकता। प्रयोजन, जैसे घड़े का उदाहरण इन्होंने दिया, जल प्रयोजन है जल भरना। दूसरा कहा उपादान कारण है, यानी उसमें जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग होता है उसमें सामग्री का प्रयोग और सामग्री का प्रयोग करने वाला, ये दोनों कुम्हार और चाक। और तीसरा है मिट्टी। मिट्टी निमित्त कारण है, इससे, इस साधन से ही उसका
निर्माण हो सकता है। और चौथा इन्होंने कहा तत्व। तत्व को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि इन चारों में से तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तत्वों में से सारी बातें आ जाती हैं, तत्वों में सब कुछ आ जाता है, इसलिए तत्वों का सबको पता होना चाहिए। और जैसे घड़े के उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से तत्वों का सबको पता होना चाहिए। तत्व के लिए इन्होंने ये कहा कि तत्वों में सब कुछ आता था। घड़ा बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, खरीदने वाला और काम में लेने वाला। घड़ा बनाने वाला, खरीदने वाला और उसे काम में लेने वाला, तीनों को ही घड़ा तत्व के बारे में पता होना चाहिए, तभी वह सच्चा अनुकरण कर सकता है। इसके बाद इन्होंने आगे एक उदाहरण दिया इतिहासकार और कवि का। इस उदाहरण में इन्होंने ये कहा कि कवि और इतिहासकार के तथ्यों में और उनकी कलाओं में भी अंतर है। ऐसा इन्होंने कहा। किस प्रकार से कहा? ये कहा कि इतिहास व काव्य, इसमें इन्होंने अंतर बताया। ये कहा कि इतिहास जो है वो क्या करता है? तथ्यात्मक होता है। इतिहास तथ्यात्मक है। पहला इन्होंने कहा इतिहास तथ्यात्मक है। इतिहास तथ्यात्मक है, एक तो ये कहा। दूसरा ये कहा कि यह मूर्त है और व्यापक है, अव्यापक है, सॉरी। इन्होंने ये कहा अव्यापक है, यानी इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है। तो इतिहासकार एक तो तथ्यों का वर्णन करता है, वह मूर्त है और वह अव्यापक है, और इसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है। जो घटित हो चुका है उसका वर्णन इतिहासकार करता है। इतिहासकार का जो वर्णन है वह तथ्यात्मक है, वह मूर्त है और वह व्यापक है। दूसरा इन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा? काव्य के बारे में ये कहा कि काव्य जो है वह अमूर्त है, अमूर्त है और व्यापक है। अमूर्त है और व्यापक है। काव्य का सत्य है वह अमूर्त है और वह व्यापक है। अब इतिहासकार के लिए इन्होंने ये कहा कि इतिहासकार सिर्फ उसी का वर्णन करता है जो घटित हो चुका है। और कवि जो है उसके लिए कहा कवि जो घटित हो सकता है, जो घटित हो सकता है उसका भी वर्णन, कवि जो घटित हो सकता है उसका भी वर्णन करता है। इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि इतिहासकार के सत्य से, इतिहासकार के सत्य से कवि का सत्य भव्यतर होता है, भव्यतर होता है। इतिहासकार के सत्य से कवि का सत्य है वह भव्यतर होता है। अब प्लेटो ने तो ये कह दिया था कि जैसे कलाओं के बारे में उन्होंने कहा, तो ये कहा कि कलाएं 2 प्रकार की हैं। प्लेटो ने कला को 2 प्रकार की बताया। एक तो दैवीय कलाएं, दैवीय कलाओं के भी इसने 2 रूप कर दिए। एक तो प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ में जैसे वन, नदी,
पहाड़ आदि, और दूसरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्वप्न आदि। ये तो दैवीय कलाओं का इन्होंने वर्गीकरण किया, किसने? प्लेटो ने। और दूसरा इन्होंने किया मानवीय कलाएं। मानवीय कलाओं का भी इन्होंने वर्णन किया। एक तो कहा हूबहू नकल, हूबहू नकल में वस्तु के आकार की चित्रकारी, आकार का वास्तविक चित्रण, जैसे वास्तविक चित्रण, जैसे वास्तविक चित्रण कर दिया तो जैसे उसमें वास्तविक चित्रण, जैसे टेबल है उसका उदाहरण दिया और ये कहा कि टेबल को उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात में चित्रण किया जाना, उसको तो कहते हैं हूबहू नकल, या इसको इन्होंने फोटोकॉपी भी कहा है, इसको इन्होंने फोटोकॉपी भी कहा है। और दूसरा कहा है छायाभास, यानी वस्तु को उसके अनुपात में चित्रित करना, वस्तु को उसके अनुपात में चित्रित करना। कैसे करना? जैसे टेबल को उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में न चित्रित करके उसको इस रूप में कागज पर चित्रित करना जिसमें वह सुंदर दिखे, इसको इन्होंने छायाभास कहा है। ये था प्लेटो का वर्णन। दैवीय कलाओं के दो इन्होंने वर्गीकरण कर दिए, मानवीय कलाओं के भी इन्होंने दो वर्गीकरण कर दिए। अब आगे प्लेटो जब इतिहासकार और कवि का उदाहरण देते हैं, उसके बाद में आगे प्लेटो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि कवि का जो सत्य है वह इतिहासकार के सत्य से भव्यतर होता है। अब कवि के सत्य को इतिहासकार के सत्य से भव्य बताने के बाद में वह उसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण किस प्रकार करते हैं? एक बीच में हम उसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं कि उन्होंने अनुकरण के 3 रूप बताए हैं और प्लेटो ने अनुकरण के 2 रूप बताए हैं। अनुकरण के रूप में प्लेटो ने तो ये कहा कि सूक्ष्म जगत और वास्तविक जगत के संबंधों का निरूपण और वास्तविक जगत और कला जगत के संबंधों की व्याख्या, ये 2 रूप बताए थे। इधर अरस्तु ने बताया कि वस्तुएं जैसी थी या हैं, ये उसका प्रतीयमान रूप है, जैसी वे दिखाई देती हैं या प्रतीत होती हैं वे उसका संभाव्य रूप है। और तीसरा रूप है जैसी वे होनी चाहिए, ये इसका आदर्श रूप है। इस प्रकार से अनुकरण के 3 प्रकार हो सकते हैं और कवि को स्वतंत्रता है कि वह इन तीनों रूपों में पहला जो रूप है वह है प्रतीयमान रूप, प्रतीयमान, दूसरा संभाव्य और तीसरा आदर्श। तीनों को में से किसी को भी वह चुन सकता है, इसको चुनने के लिए उसे स्वतंत्रता है। और जहाँ भी वह अपने काव्य में अनुकरण करता है वहाँ तीनों में से किसी भी प्रकार का अनुकरण करके वह अपनी काव्य की रचना करता है। अब एक बात इन्होंने ये कही कि कवि प्रकृति का अनुकरण करके उसके अधूरे कामों को पूरा करता है, अधूरे कामों को पूरा करता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि कवि जैसे प्रकृति का अनुकरण करेगा तो पर्वत, वन, नदी, ग्रह, उपग्रह, इनका ये प्रकृति के पदार्थ हैं और इनका अनुकरण करता है। यदि हम ये कहें कि प्रकृति का अनुकरण करता है और वह प्रकृति के इन पदार्थों का अनुकरण करता है, यदि हम ऐसा कहते हैं तो यह इसका उत्तर है नहीं। यदि आपको ये कहा जाए कि पर्वत, वन, नदी, ग्रह, उपग्रह क्या कवि इनका अनुकरण करता है तो इसका उत्तर होगा नहीं।
इनका अनुकरण कवि नहीं करता है। किसका अनुकरण करता है? कवि प्रकृति के निर्माण की प्रक्रिया का अनुकरण करता है। तो कवि जो है वह है कवि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। अनुकरण करता है और सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करके वह प्रकृति के अवरोधक तत्वों को दूर करके उसके अपूर्ण कामों को पूर्ण करता है। इसीलिए बुच्चर एक साहित्यकार हुए थे, एक आलोचक हुए थे। उसने ये कहा, कौन कहता है कि कवि अनु करता है? कौन कहता है कि कवि अनु करता है? कौन कहता है कवि अनु करता है? वह तो स्वयं करता है, क्योंकि वह तो स्वयं करता है। जिस प्रकार उन्होंने ये कहा, कौन कहता है कि कवि अनु करता है? वह तो स्वयं करता है। जिस प्रकार सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, जिस प्रकार सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, उसी प्रकार कवि भी काव्य सृष्टि करता है। बुच्चर ने कहा कि कौन कहता है कवि अनु करता है, यानी वह प्रकृति का अनुकरण करता है। ऐसा कौन कहता है? क्योंकि वह तो खुद करता है। जिस प्रकार सृष्टि की रचना ईश्वर करता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सृष्टि की रचना करता है, इसलिए वह सर्जक है, रचनाकार है। उसी प्रकार से काव्य जगत का निर्माण जो है वह कवि करता है। तो काव्य जगत के निर्माता के रूप में वह भी वही काम कर रहा है जो ईश्वर इस सृष्टि की रचना करने में कर रहा है। तो इस प्रकार से कवि भी सर्जक है, कवि भी रचनाकार है, कवि भी निर्माता है और ईश्वर भी निर्माता है। तो बुच्चर ने तो दोनों की तुलना करते हुए दोनों को बराबर स्थान दिया है। अब इसके बाद में अरस्तु ने क्या क्या कहा? इसके बाद अरस्तु ने ये कहा कि अनुकर्ता जो शब्द है, इसके लिए इन्होंने कहा कि कवि जो है, कवि के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुकर्ता शब्द का कवि के लिए अरस्तु ने भी प्रयोग किया है और बुच्चर की परिभाषा आपने देख ही ली। अब कवि जो है उसका जो विषय या उसका जो उद्देश्य है वह क्या है? कार्यरत मनुष्य कवि का विषय है। कवि किस पर रचना करता है, उसका विषय है कार्यरत मनुष्य। यहाँ कार्य क्या है? कार्य के लिए इन्होंने कहा है जो मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को उद्घाटित करे, जो मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को उद्घाटित करे या मनुष्य के आंतरिक भावनाओं को एक तो उद्घाटित करे, दूसरा उसकी विवेक बुद्धि को प्रकट करे। ये कार्य का अर्थ इन्होंने बताया और ये कहा कि विवेक बुद्धि को प्रकट करे। ये कार्य है और यहाँ कार्यरत मनुष्य को इन्होंने 3 प्रकार का बता दिया। 3 प्रकार का किस प्रकार से बताया? पहला तो ये कहा कि कार्यरत मनुष्य
कार्यरत मनुष्य तीन प्रकार का होता है। कार्यरत मनुष्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो है सामान्य, दूसरा सामान्य से अच्छा, और तीसरा कहा है सामान्य से बुरा। यहाँ तीन प्रकार का कार्यरत मनुष्य इन्होंने बताया, लेकिन इसमें से सामान्य मनुष्य का इन्होंने वर्णन नहीं किया, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो सामान्य ही होता है और उसका वर्णन करना इन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन इन दो को इन्होंने वर्णन किया है, और दो का वर्णन इसलिए किया है, इनका ये मानना था कि किसी भी मनुष्य को सामान्य से अच्छा या बुरा जब कवि द्वारा दिखाया जाता है तो उसमें वह अपनी कल्पना, भावना, आदर्श, विवेक, इनका प्रयोग करता है। कवि जब किसी मनुष्य को सामान्य से अच्छा या सामान्य से बुरा दिखाता है तो वह उसमें अपनी कल्पना, भावना, आदर्श और विवेक, इनका प्रयोग करता है। ऐसा ही इतिहासकार के संबंध में भी कहते हैं कि इतिहासकार तो सिर्फ तथ्यों का वर्णन करता है, जो वस्तुनिष्ठ है, जो सिर्फ विवेचनात्मक, इतना ही कहता है, जबकि कवि जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार से वर्णन करता है। और इस प्रकार से जब वह वर्णन करता है तो अपनी कल्पनाओं का, अपने भावों का, अपने आदर्शों का, अपने विवेक का, इनका सहारा लेता है। इसलिए कवि उसका भी वर्णन कर देता है जो हो सकता है। यानी इतिहासकार के लिए तो ये कहा केवल तथ्य प्रस्तुत करता है, कवि वस्तुनिष्ठ वर्णन करता है। कवि जब वस्तुनिष्ठ वर्णन करता है कवि जब वस्तुनिष्ठ वर्णन करता है तो वह कल्पना, भावना, आदर्श का सहारा लेता है। और कल्पना, भावना, आदर्श का सहारा जब वह लेता है तो यही उसे इतिहासकार से अलग करता है। इसी प्रकार की बात ये यहाँ कहते हैं कि सामान्य से अच्छा या सामान्य से बुरा किसी मनुष्य को दर्शाया जाता है तो इस दर्शाने में कवि अपनी भावनाओं का, कवि अपनी कल्पनाओं का पूरा उपयोग करता है, जबकि सामान्य मनुष्य का इन्होंने वर्णन नहीं किया। एक ये भी है। और कल्पना, भावना और आदर्श, इनका जब वह विवेक का भी प्रयोग करके इनका प्रयोग करता है तो किसी मनुष्य को वह अच्छा या बुरे के रूप में दर्शा देता है। लेकिन इन्होंने इसके साथ में ये भी सिद्ध होता है कि ये अंधानुकरण के विरोधी थे, क्योंकि इन्होंने सामान्य मनुष्य का वर्णन नहीं किया, सामान्य से अच्छे का वर्णन किया है और सामान्य से बुरे का वर्णन किया है। अर्थात ये अंधानुकरण के विरोधी थे, अंधानुकरण के विरोधी थे। और किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, ये कहते थे कि किसी भी वस्तु को आवश्यकता अनुसार, किसी वस्तु को कविता में किसी भी वस्तु को कवि आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है, घटा या बढ़ा सकता है। यानी अंधानुकरण के विरोधी थे। कवि किसी भी वस्तु को अपने काव्य में आवश्यकता अनुसार घटा सकता है या बढ़ा सकता है। इसके बाद
जब सामान्य से अच्छा और सामान्य से बुरे का कवि जब वर्णन करता है तो वह उसमें अपनी कल्पना, भावना, आदर्श, विवेक इनका सहारा लेता है, और जब इनका सहारा लेता है तो वह अपनी रचना को भव्य बना देता है। और भव्य बना देने के बाद जब वह अंधानुकरण को त्याग कर किसी भी वस्तु के आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने को लेकर जब काव्य की रचना करता है तो उससे वह कवि ये कहता है कि कवि ये कहता है यहाँ कि किस प्रकार से कल्पना द्वारा जो प्रस्तुत रूप है, कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप, जिस प्रकार से ये कहते हैं कि सामान्य जीवन में या प्रत्यक्ष जीवन में, सामान्य या प्रत्यक्ष जीवन में जैसे हमें किसी जंगली जानवर या हिंसक जानवरों, हिंसक जानवरों को देखना भय सूचक है, भय, दुख, भय दुख देता है। भय और सामान्य या प्रत्यक्ष जीवन में हम हिंसक जानवरों को देखते हैं, अपने सामने देख लेते हैं तो वह हमें भय या दुख देता है, लेकिन इनका कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप, लेकिन इनका कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप आनंद प्रदान करता है। अर्थात काव्य में कल्पना यहाँ कवि का एक हिस्सा है, कवि के द्वारा की गई कल्पना है। और कल्पना को जब हम किसी हिंसक जानवर की कल्पना को यदि हम काव्य में प्रस्तुत करते हैं तो देखो यहाँ सामान्य या प्रत्यक्ष जीवन में हिंसक जानवरों को आप देखेंगे तो वह आपको दुख देगा, आप में त्रास उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा, लेकिन इसी का कवि जब अपनी कल्पना द्वारा रूप प्रस्तुत करता है तो वह हमें आनंद देता है। कोई ऐसी परिस्थिति दुख मूलक परिस्थिति भी जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो वह दुख देती है, देखने पर दुखी करती है। दुख मूलक परिस्थिति भी जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो वह दुखी करती है, लेकिन कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप आनंद प्रदान करता है। कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप आनंद प्रदान करता है। अर्थात कवि द्वारा जो कल्पनाएं की जाती हैं वे कल्पनाएं जब काव्य में कल्पना रूप में प्रस्तुत होती हैं तो वे दुख मूलक या भय सूचक होने पर भी कल्पना प्रसूत रूप होने के कारण वे काव्य में आनंद प्रदान करती हैं। तो ये प्रत्यक्ष जीवन का अनुकरण कल्पना द्वारा प्रस्तुत रूप है। अब यहाँ एक विद्वान आते हैं क्रोचे, जो आधुनिक काल में 1866 के आसपास पैदा हुए थे, जर्मनी के एक विद्वान थे क्रोचे। क्रोचे का एक अभिव्यंजना सिद्धांत भी आता है। बेनेडिक्टो क्रोचे 1866-1952। बेनेडिक्टो क्रोचे का एक सिद्धांत है अभिव्यंजना सिद्धांत।
विवेचना सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि कला जो है वह मूल रूप से कवि के या कलाकार के, कला या काव्य मूल रूप से कला या काव्य मूल रूप से कलाकार के मस्तिष्क में घटित होती है। कला जो है वह कलाकार या मूल रूप से कवि के मस्तिष्क में घटना के रूप में घटित होती है। रंग, रेखा, तूलिका या लय, ये सिर्फ आनुषंगिक कार्य हैं। ये आनुषंगिक कार्य है। क्रोचे ये कहता है कि कला या काव्य है वह मूल रूप से कलाकार या कवि के मस्तिष्क में घटित होने वाली घटना है। उसके बाद में जब वह उसे चित्र पर उतारता है, कागज पर उतारता है, कविता के रूप में उतारता है, तो वे सिर्फ रंग, रेखा, तुलिका और लय ये मात्र आनुषंगिक कार्य है, यानी कलाकार के मस्तिष्क में घटित होने वाली घटनाओं के अनुकरण में इनका सहारा लेकर कवि या कलाकार उसको कागज पर उकेरता है। तो ये हो गया भौतिक तथ्य और ये है मानसिक तथ्य। अर्थात इनका मानना है कि कला मस्तिष्क का विषय है, मानसिकता का विषय है और ये सिर्फ उस मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली कला को केवल अनुकृत रूप में या आनुषंगिक रूप में केवल उतारने के साधन मात्र है। ये कला की तुलना में ये इसकी समानता नहीं कर सकते। जबकि अरस्तु ये कहते थे कि कला जो है वो अनुकरण है। तो यहाँ इससे ये लगता है कि क्रोचे जो है वे अरस्तु के इस सिद्धांत का विरोध भी करते हैं।